हेलो एवरीवन। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं मोटर कैरेक्टरिस्टिक, लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर्स, एनर्जी एफिशिएंट मोटर। लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी टाइप ऑफ मोटर्स के बारे में डिस्कस किया है, वर्किंग प्रिंसिपल उनका क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सी मोटर वर्किंग होती है, कौन सी सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। आज हम उन्हीं सारे रोटेटिंग आपकी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको लॉसेस दिख रहे हैं, कुछ लॉसेस हमने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में भी पढ़े थे। आपने हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था। तो अब दोनों में कॉमन क्या है? कोई भी मशीन या कोई भी अगर किसी भी चीज़ से आप वर्क करवा रहे हो, तो आपका अगर आउटपुट 100% नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी किस में चली गई है? लॉसेस में चली गई है। तो उसी तरीके से मशीन में भी क्या होता है, जितना हमने एनर्जी दी, अगर हमें आउटपुट में उसके अकॉर्डिंग एनर्जी नहीं मिल रही है तो बीच वाली गई कहाँ पे? अगर हमने 100% दी, हमें आउटपुट सिर्फ 90% मिल रहा है, तो बाकी का 10% कहाँ गया? तो वो 10% कहाँ चला जाता है? वो आपके लॉसेस में चला जाता है। तो आपके जो लॉसेस ऑफ एफिशिएंसी हैं, ये दोनों आपस में बहुत रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जो लॉसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। आपका एक तो फिक्स लॉस होगा, दूसरा आपके वेरिएबल लॉसेस होंगे। फिक्स लॉस जो है, अब इन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड मशीन के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं उस मशीन का। तो जो फिक्स लॉस को का एक और नाम होता है नो लोड टेस्ट, भी हम इसको बोलते हैं, नो लोड लॉसेस भी बोलते हैं। और जिसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? नो लोड टेस्ट से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा आपका लॉस क्या है? वेरिएबल लॉसेस हैं। तो वेरिएबल लॉस को हम ब्लॉक रोटर टेस्ट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपका जो फिक्स लॉस है वो दो पार्ट में अगेन हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या है? आयरन एंड कोर लॉस। नेक्स्ट आपका क्या है? आयरन एंड कोर लॉस में भी दो आप देख सकते हो, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। अब यहाँ पे कोर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ऐसा ही कोर हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था। तो ट्रांसफार्मर में और मोटर में दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कोर क्या चीज़, हम कोर किसके लिए बोल रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट होता क्या है। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस की अगर बात करें तो हम इंडक्शन मोटर देख रहे हैं। तो इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई कौन सी दे रहे हैं? इंडक्शन मोटर में हमने एसी सप्लाई दी, क्योंकि इंडक्शन मोटर आपकी कैसी मोटर है? एसी मोटर है। हमने वर्किंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि स्टेटर पे हमने कौन सी सप्लाई दी थी? हमने एसी सप्लाई दी। और एसी सप्लाई का मैनर कैसा होता है? रोटेटिंग टाइप का मैनर होता है। रोटेटिंग दैट मतलब कि अगर उसकी पूरी हम वेवफॉर्म देखें तो हाफ साइकिल उसकी पॉजिटिव में रहेगी और नेक्स्ट हाफ साइकिल उसकी किस में रहेगी? निगेटिव में रहेगी। तो हमने ये वाली सप्लाई किसको दे दी? हमने स्टेटर को दे दी। अब बार बार क्या हो रहा है कि पोल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब जब हमने फर्स्ट हाफ साइकिल में देखा तो जो पॉइंट नॉर्थ पोल था और दूसरा पॉइंट साउथ पोल था, जैसे ही हमने उसको आपकी साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल में गई तो क्या होगा? जो नॉर्थ पॉइंट था वो क्या हो गया? वो साउथ हो गया, और जो साउथ था वो क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। अब ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है? रिवर्सल हो रहा है। तो इसी वर्क डन में जो भी आपके लॉसेस होते हैं, एनर्जी का लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो ये जो बार बार रिवर्सल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका एक नाम होता है जिसको हम मैग्नेटिक रिवर्सल भी बोलते हैं। किसमें? आपके आयरन कोर में, आयरन कोर का मैग्नेटिक रिवर्सल बोलते हैं। और ये जो मैग्नेटिक रिवर्सल है, ये एक तरीके का वर्क डन है, जिसकी वजह से जो भी लॉसेस आपके होंगे वो हम किस में कंसिडर करेंगे? हिस्टैरिसीस लॉस में कंसिडर करेंगे। प्लस आपका इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, BH कर्व के थ्रू भी समझ सकते हैं। BH कर्व का एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जितना कम BH कर्व का एरिया होगा, आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी उतना ही कम होगा।
और इसका जो फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस के लिए, आपका हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईडी करंट। अब ये ईडी करंट क्या चीज़ है, या फिर आप इसको भंवर धाराएं भी बोल सकते हो। तो सेम वही फिनोमिना है। ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर डला हुआ है, उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कैसे आई थोड़ा बहुत, क्योंकि जो भी मोटर या जनरेटर आपके वर्क करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। और जो आपका इंडक्शन मोटर होता है वो आपका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला या प्रिंसिपल आप बोल सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे ईडी करंट जो है ये क्या चीज़ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी मैग्नेट के ऊपर आपने क्या कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होगी, सबसे पहले उसके लिए थोड़ा क्लियर हो जाते हैं कि अगर हमने क्या किया, कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल की एक छड़ ले ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, चालक, किसी भी चालक पदार्थ की हमने एक छड़ ले ली और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कोई एक कॉपर का या किसी मटेरियल का, कंडक्टिंग मटेरियल का वायर ऊपर से लपेट दिया और उसमें क्या कर दिया, एक एसी वोल्टेज लगा दिया। तो जैसे ही आप एसी वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, उस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है, हम एक स्थिर करंट की डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं उसको, वो करंट की डायरेक्शन बार बार, जैसा आपका एसी का कैरेक्टरिस्टिक है वेव फॉर्म का, उस तरीके से बार बार करंट क्या होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरीके से बार बार वेरी करती रहेगी। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, अब आपके उस मैग्नेट पे वेरी करेगी, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो भी आपकी वेरी करेगी, और उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो आपकी जो एक्स्ट्रा करंट इसमें इंड्यूस हो रही है, या फिर एक्स्ट्रा करंट जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं बोलते हैं। अब इसको हमें रिड्यूस किस तरीके से करना पड़ेगा, ये जो भंवर धाराएं जनरेट हो रही हैं ये सर्कुलेटिंग नेचर की होती हैं, जो आपकी इंड्यूस होनी ही होनी है। अब इसको कम करना, अच्छा इंड्यूस होने का कारण भी क्या है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपकी इलेक्ट्रिकल में, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी ये ईडी करंट जनरेट हो जाती है। जो भी कोर बना हुआ है वो किसी ना किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, वो चाहे ट्रांसफार्मर का है चाहे आपके मोटर का है। अगर हम किसी तरीके से उसकी कंडक्टिविटी को कम कर दें तो क्या होगा, जो ईडी करंट जनरेट हो रही है वो आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिस्टेरेसिस में क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन है, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं पोल्स में, उसका जो वर्क डन है उसकी वजह से जो लॉस जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट, नॉर्मली जितने भी तरीके के लॉसेस होते हैं आपके हीट के टर्म्स में भी होते हैं, तो वैसे ही ईडी करंट में क्या है कि रेजिस्टेंस के टर्म में जो लॉस आपका होगा, भाई रेजिस्टेंस कहीं पे जनरेट हो रहा है तो वो भी एक तरीके का आपका क्या है, हीट ही तो है। तो यहाँ पे अगर हम कंडक्टिविटी को कम कर दें तो आपके ईडी करंट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब कई बार हमने कहीं कहीं पे ये चीज़ पढ़ा है कि ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम थिन कोर स्टील का यूज़ करते हैं। थिन कोर स्टील का यूज़ करने से क्या होगा, अच्छा ये चीज़ डायरेक्ट हिस्टेरेसिस में भी रिलेट करेगी। जैसे ट्रांसफार्मर में हम एक सॉलिड कोर ना ले करके हम क्या करते हैं, पतली पतली प्लेट्स को लेकर के, उससे क्या होगा, पतली पतली प्लेट्स से हम कोर बनाते हैं, उससे क्या होगा, जो एरिया है वो आपका कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपके हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी होती है, ईडी करंट लॉसेस भी क्या होते हैं, उससे कम होते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सिलिकॉन ऐड कर दें, बट सिलिकॉन ऐड कर देंगे तो आपकी कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी और ईडी करंट लॉसेस भी कम हो जाएंगे, पर उससे एक ड्रॉबैक ये होगा, जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो आपकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम वहाँ पे सिलिकॉन नहीं ऐड कर सकते हैं।
थिन कोर ले सकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ईडी करंट है वो आपकी कम हो जाएगी। मतलब एरिया अगर कम होगा तो एरिया कम होने से आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। तो अगर एरिया आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो ईडी करंट है वो आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये होता है नॉर्मली ईडी करंट लॉस। क्या चीज़ है, ईडी करंट क्या है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल में हम दो तरीके के लॉसेस पढ़ते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस। अगर हमें फ्रिक्शन लॉसेस को, अच्छा फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, कभी भी अगर दो सरफेस को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो उसकी वजह से आपके फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो किसी भी मशीन में आपके बियरिंग्स लगे होंगे, ब्रशेस लगे होंगे, और बियरिंग और ब्रशेस, अब इनके लिए अगर इनके लॉसेस को हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में आपका आता है विंडेज लॉस। तो विंडेज क्या है, एयर डिस्टर्बेंस, किसी भी मूविंग पार्ट को, किसी भी मशीन का मूविंग पार्ट है तो उसमें आपका एयर डिस्टर्बेंस होगा, उसकी वजह से जो भी लॉसेस होते हैं वो आपके विंडेज में कंसिडर किए जाते हैं। साथ में अगर हम सिलेंड्रिकल डिज़ाइन का रोटर लेते हैं तो उससे आपके क्या होंगे, विंडेज लॉसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेस है, इनको कम करने के लिए हम क्या एक चीज़ और कर सकते हैं, जो बियरिंग है उनको हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छे डायमेंशन का लगा सकते हैं। एंड जो कूलिंग फैन हमने लगाया है वो अगर अच्छा लगाएंगे तो दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव करने से हमारे फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा क्या आता है, वेरिएबल लॉसेस आते हैं। तो वेरिएबल लॉस कौन कौन से होते हैं इसमें, क्योंकि आपकी मशीन में दो पार्ट हैं। वेरिएबल लॉस आपके, एक तो कॉपर लॉस हो गया, दूसरा आपका स्टे लॉस हो गया। अब वेरिएबल लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ब्लॉक रोटर टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है कि हम लोड को बार बार चेंज करते हैं। अगर हम लोड को बार बार चेंज करेंगे तो आपकी जो करंट है वो भी क्या होगी, बार बार वेरी करेगी, और करंट वेरी करने से आपके ये दोनों लॉसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉपर लॉसेस में देखिए तो दो मशीन में दो आपके पार्ट हुए, एक तो स्टेटर हुआ, दूसरा आपका रोटर हुआ। तो स्टेटर की जो लॉसेस है उसको भी हम आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलते हैं, रोटर आई स्क्वायर आर। दोनों में ही आपके वाइंडिंग होंगी, तो उस वाइंडिंग का जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा उसको हम कंसिडर करते हैं। तो स्टेटर और रोटर जो कॉपर लॉस होता है वो लॉसेस हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर इंस्टेड ऑफ एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये लॉसेस हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा एक लॉस इसमें और होता है जो स्टेटर में ही, मैग्नेटिक लॉसेस स्टेटर की साइड में होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर, मतलब एयर गैप, दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कम कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो मैग्नेटिक लॉसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। कोर लॉसेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिड्यूस बाय यूजिंग थिनर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या ऑल्सो लो लॉस सिलिकॉन स्टील अगर ले रहे हैं तो उससे आपका कोर लॉसेस कम हो जाएंगे। इसमें आपका स्ट्रे लॉसेस एक आता है। तो स्ट्रे लॉसेस के लिए हमें बेटर डिज़ाइन लेनी होगी, मशीनरी की बेटर डिज़ाइन मशीनरी की लेनी है। अब इससे क्या मतलब है, अब आपकी जो मशीन होगी उसमें नंबर ऑफ़ स्लॉट होंगे जिसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर फिल होते हैं। अगर आप लेक्चर 1 में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा मशीन के अंदर आपका क्या होता है, स्लॉट होते हैं, स्लॉट में हमने कंडक्टर फिल किया हुआ होता है। तो हम उसमें क्या कर दें, जो स्लॉट हैं उनके सेक्शन को रिड्यूस कर दें, जो आपके ज्योमेट्रिकल है उनकी जिस हिसाब से डायमेंशन दिया है उसको इम्प्रूव कर दें, एयर गैप को इम्प्रूव कर दें, इम्प्रूव दैट मीन्स रिड्यूस कर दें, इम्प्रूवमेंट का मतलब रिड्यूस कर दें। और क्वालिटी कंट्रोल कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक तरीके से स्ट्रे लॉसेस को आप ये बोल सकते हो कि ये मिसलेनियस लॉसेस हैं।
मिसलेनियस लॉसेस मैकेनिकल एंड जो भी आपकी मैग्नेटिक लॉसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, स्ट्रे लॉसेस होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है आयरन एंड कोर लॉसेस का। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर रखा है, अगर यहाँ से भी आप नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आयरन एंड कोर लॉसेस आर फर्दर डिवाइडेड, वही सेम चीज़ है। आयरन एंड कोर लॉसेस आपके ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दो पार्ट में डिवाइड होता है। ईडी करंट लॉसेस आर मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेशन। ईडी करंट को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, लैमिनेशन यूज़ करके मिनिमाइज कर सकते हो, किसका, कोर का। एंड द लेमिनेटिंग द कोर एरिया डिक्रीज, आप उसको क्या करोगे, एरिया डिक्रीज करोगे, तभी आपका क्या होगा, जो ईडी करंट जनरेट हो रहा है, एरिया डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का रिजल्टेंट क्या होगा, जो ईडी करंट होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो मिनिमाइज बाय यूजिंग हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का यूज़ करके आप हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हो। तो जो ईडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड हिस्टेरेसिस प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट आपका जो मैकेनिकल लॉसेस हैं वो अकर एट द बेयरिंग एंड ब्रशेस। अगर आप कोई भी ब्रशलेस मोटर ले रहे हो तो उसमें आपके थोड़े मैकेनिकल लॉसेस कम हो जाएंगे। अकर द वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, द लॉसेस आर ज़ीरो एट स्टार्ट। जब शुरुआत में आप मशीन को ऑन कर रहे हो उस कंडीशन में जो लॉसेस होंगे वो ज़ीरो होंगे, एंड विद द इंक्रीज, जैसे जैसे स्पीड को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, दीज लॉसेस इंक्रीज, ये सारे लॉसेस क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रश फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, द बेयरिंग एंड ब्रश फ्रिक्शन लॉस अकर इन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ये किस में आपके होते हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में होते हैं। दीज लॉसेस आर ज़ीरो एट स्टार्ट, सेम चीज़ कि जब मशीन को आप स्टार्ट करोगे तो ये ज़ीरो रहेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ये लॉसेस भी आपके क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सेम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं। ये किस में हम कंसिडर करते हैं, वेरिएबल लॉसेस में कंसिडर करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया कि ये कुछ कैलकुलेशंस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाय केयरफुल सेलेक्शन ऑफ स्लॉट। जो भी आप सेलेक्शन ऑफ स्लॉट ले रहे हो उसको आप डिक्रीज़ कर दो, जो आपकी स्लॉट ज्योमेट्री है उसको सही से लेना होगा, डिक्रीज़ करना है, एयर गैप है उसको डिक्रीज़ करो, ऑप्टिमाइज डिज़ाइन लो, तो इन सब से आपके जो स्ट्रे लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। तो 1 to 125 हॉर्स पावर की अगर रेटिंग का मोटर है तो लगभग स्ट्रे लॉसेस आपके 1.8% के स्ट्रे लॉसेस, ये आपका पूरा चार्ट है कि कितने कितने हॉर्स पावर की अगर आप मोटर लोगे तो उसका स्ट्रे लॉसेस लगभग कितना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पैरामीटर पे कि अच्छा, ये जो पैरामीटर हैं ऑलरेडी आपकी मशीन के ऊपर दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर आपकी प्लेटिंग होती है, उस प्लेट पे लिखा होता है कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी मशीन किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि रेटेड वोल्टेज क्या चीज़ होती है, तो रेटेड वोल्टेज जो भी आपका स्टेटर इनपुट सप्लाई वोल्टेज होगा, जो आप स्टेटर को सप्लाई दे रहे हो वो आपका रेटेड वोल्टेज है। नेक्स्ट रेटेड करंट क्या है, स्टेटर इनपुट सप्लाई करंट, जो स्टेटर को हम सप्लाई जो भी हम करंट दे रहे हैं वो आपकी क्या है, वो रेटेड करंट होगी। दिस विल अकर व्हेन द मोटर इज लोडेड फुली। ये कब हम कंसिडर करेंगे, जब फुली लोडेड मोटर होगी एंड द आउटपुट एंड रेटेड सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाई, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपकी फुल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे होगे। मतलब शॉर्टकट में ये समझ लो कि रेटेड वोल्टेज क्या है, जो भी स्टेटर को हम इनपुट देते हैं, रेटेड करंट क्या है, उस स्टेटर को जो हमने इनपुट दिया है उसकी जो सप्लाई करंट है वो कितनी होनी चाहिए। सारा का सारा आपकी जो भी हम मशीन खरीदते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी प्लेटिंग होती है, वो पैरामीटर आपके दिए हुए होते हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हमें जैसा परफॉर्मेंस कराना होता है हम मोटर को ऑप्ट करते हैं। रेटेड पावर आउटपुट क्या है, पावर आउटपुट दैट मीन दिस इज अ शैफ्ट पावर, जो आपका शैफ्ट लगा हुआ है जिससे हम किसी भी दूसरी मशीन को, शैफ्ट मतलब आप किसी फ़ैन को समझ सकते हो, फ़ैन के साथ में जो आपके पर घूम रहे हैं, तो
वो किसी के साथ में कनेक्टेड है। मोटर आपके अंदर जो रोटर लगी हुई है वो घूमती है, तो उसके साथ में आपका क्या होता है, बाहर जो भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो भी घूमना शुरू कर देता है। तो ये हो गया आपका पावर आउटपुट। तो जितना हम सप्लाई देंगे उसी अकॉर्डिंग से आपकी जो शाफ्ट है वो भी घूमेगी। रेटेड स्पीड क्या होती है, दिस इज शाफ्ट स्पीड। ये जो शाफ्ट की स्पीड है वो आपकी क्या है, रेटेड स्पीड है। इसको नॉर्मली हम फुली लोडेड पे कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स, जितने भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे हमने पोल डिसाइड किए हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, मोटर के ऊपर ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है मोटर, उसने डिसाइड करके आपकी प्लेटिंग पे दे रखा है कि भाई इतने नंबर ऑफ पोल की ये मोटर है। नेक्स्ट आते हैं हम कनेक्शन स्टार और डेल्टा, जैसा भी कनेक्शन होगा, 3 फेज है, सिंगल फेज है, वो ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ होगा। रेटेड पावर फैक्टर कितना है, 0.7 है, 0.8 है। पावर फैक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पावर फैक्टर को समझना। इजी है अगर आप समझ जाओगे, क्योंकि पावर फैक्टर समझने के लिए हमें रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की वेवफॉर्म क्या होती है, हमें थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी आती है रेटेड इफिशिएंसी। तो रेटेड इफिशिएंसी क्या है, दिस विल अकर व्हेन द मोटर इज लोडेड फुली। जब ये कब हम अब सिंपल पहले ये समझ लो कि इफिशिएंसी होती क्या है। इफिशिएंसी दैट मीन्स अगर हमने किसी भी मोटर को जितनी भी, सपोज हमने 100 पावर दे दी उसको और आउटपुट में हमें सिर्फ 80 मिल रही है, तो बीच में आपके कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए, मतलब मोटर आपकी फुल एफिशिएंट नहीं है। अगर हमने 100% उसको अगर 100 सप्लाई दी, हमें आउटपुट में भी 100 मिल रहा है, इसका मतलब उसकी इफ़िशियंसी आपकी 100% है। तो इफ़िशियंसी अभी आगे हम कैलकुलेट करेंगे, इफ़िशियंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मोटर कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी मोटर को हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो अगर हमें सिंक्रोनस मोटर की स्पीड निकालनी है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 120 F/P। 120 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी, आप AC सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो फ्रिक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल। जितनी की भी आपकी मशीन है, 2 पोल की है, 4 पोल की है, वो आप पोल यहाँ पे पुट कर दोगे और सिंपल इस फॉर्मूले से आपका निकल आएगा कि आपकी मोटर की स्पीड कितनी होगी। स्लिप क्या चीज़ होती है, स्लिप में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस फुल लोड रेटेड स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। किसी भी मशीन के ऊपर अगर कोई स्पीड दी है तो वो आपकी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। अब हमने लोड उसको दिया, उस टाइम पे वो कितनी स्पीड में काम कर रही है, डिवाइडेड बाय उसकी जो भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। तो दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और फुल लोड रेटेड स्पीड के बीच में जो आपका डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लिप बोलेंगे। मोटर इफिशिएंसी यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब यहाँ पे जैसे इनपुट है, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस, मतलब इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। अब जैसे ही हमने इनपुट माइनस लॉसेस कर दिया, अभी अभी हमने लॉसेस पढ़ा, उन लॉसेस को कैलकुलेट करके इनपुट से माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या निकल आएगा, आउटपुट निकल आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो मोटर है वो कितना इफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में हम समझते हैं कि इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर दोनों के बीच में, अच्छा पहले थोड़ा सा पावर फैक्टर समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी और 0.8 या 0.7 का मतलब क्या है। एक मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। इस डायग्राम में देखिए एक पावर ट्रायंगल का डायग्राम है। अब पावर फैक्टर हम डिफाइन कैसे करेंगे, कि अगर एक लाइन में मैंने डेफिनेशन पूछी आपसे कि भाई व्हाट इज़ पावर फैक्टर, तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन्स कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल आपका बनेगा उसको आप क्या बोलोगे। अब अच्छा,
एंगल जो बनेगा वो भी किस में, एसी सर्किट में। डीसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, पावर फैक्टर बोलोगे। अब मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपका ट्रायंगल बन रहा है या जो एंगल बन रहा है उसको पावर, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्टिव और अपरेंट पावर। तो अगर हम कोई भी एसी सप्लाई किसी रेजिस्टिव सर्किट को देते हैं, मतलब सिर्फ हमने जो लोड उसमें लगा रखा है वो सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, तो उसमें जो हमने वोल्टेज दिया उसका ग्राफ और जो उसमें करंट हमें मिली उसका ग्राफ दोनों ही सेम फेज में होते हैं। मतलब जिस टाइम पे वोल्टेज ज़ीरो होगा वो करंट भी ज़ीरो हो रही होगी, जिस टाइम पे वोल्टेज निगेटिव होगा वो करंट भी निगेटिव हो रही होगी। तो अगर इस मैनर का ग्राफ है तो यहाँ पे जो हमें पावर ग्राफ मिलता है, भाई हमने वोल्टेज का ग्राफ बना लिया, पॉजिटिव और निगेटिव में वोल्टेज का ग्राफ आ रहा है, कब, जब हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। उससे जो करंट मिल रही है वो भी सेम फेज में आ रही है। सेम फेज मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, जब वोल्टेज ज़ीरो है तब वो भी ज़ीरो है, जब वोल्टेज निगेटिव है तो करंट भी निगेटिव हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर पावर का ग्राफ बनाएंगे, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर हमें किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। तो इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं, और हम इसी पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम सर्किट को क्या कर दें, अभी थोड़ा नेक्स्ट में आते हैं, हमने रजिस्टर हटा दिया, हमने क्या लगा दिया, वहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया। तो अब इंडक्टर के केस में जो हमें डायग्राम मिलेगा वोल्टेज और करंट का, वो 90 डिग्री आपका लैगिंग मिलेगा। लैगिंग मतलब कि जब एसी का ग्राफ आप शुरू करते हो जो प्योर साइनोसोडियल होती है, वो ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हो, ज़ीरो देन आपका 90 और देन 180 आपका होता है। पर जब आप हमने कोई प्योर इंडक्टर लगा दिया तो वो ज़ीरो से ना स्टार्ट होके थोड़ा सा और आगे शिफ्ट होकर के स्टार्ट होता है। किसका ग्राफ, करंट का ग्राफ। तो इस कंडीशन में आपकी वोल्टेज तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है पर करंट कितना स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से थोड़ा सा आगे लैग हो करके, मतलब कम हो करके स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें पावर मिलेगी वो हमें कैसी मिलती है, जितनी इसमें पावर का ग्राफ पॉजिटिव नहीं मिलता है, इसमें पावर का ग्राफ जैसा आप प्योर साइनोसोडियल का ग्राफ देखते हो सेम एज इट इज़ उस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो अब अगर हमें पॉजिटिव मिला फिर से निगेटिव मिल गया तो इसके क्रॉस की तो पावर ज़ीरो हो गई। अब हम किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों ही लगा रहे हैं जैसा कि एसी के केस में होता है, तो वहाँ तो हमारी पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब पहले हम ये समझ रहे हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो जो रजिस्टिव पावर जिसका हमें यूज़ होता है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं। जो इंडक्टर के थ्रू पावर मिलती है वो क्या होती है, रिएक्टिव पावर मिलती है। और जो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का वो क्या होता है, वो आपका अपरेंट पावर होता है। तो एक फॉर्मूला और यहाँ से हमें पावर फैक्टर का मिलता है। एक तो हमने डेफिनेशन पता कर ली कौन सी, कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। दूसरा क्या हो गया कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो भी आपका पावर फैक्टर ही होता है। हाँ, तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, जैसे अगर हमने पावर फैक्टर को बढ़ा दिया, सबसे पहले एक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई ही आपका पावर फैक्टर। अगर यहाँ से हम करंट को देखें तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पावर फैक्टर के। दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट किसके हो गया, कॉस फाई के या फिर पावर फैक्टर के। तो अब हमें जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती जिसे बोलते हैं, पावर फैक्टर जितना ज़्यादा है, करंट भी हमें क्या कर होगी उस कंडीशन में, करंट भी आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी। और यही चीज़ अगर आप घर के लिए देख लो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो कभी भी अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा यूनिटी पावर फैक्टर कब, जब दोनों, कई बार हमने यूनिटी सुना है, तो दोनों जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं तब यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और
अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव के लिए देखो तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर 0 हो जाता है, और जब रजिस्टिव और इंडक्टिव होते हैं तब आपका पावर फैक्टर कुछ 0.7 0.8 हम कंसिडर कर सकते हैं विद इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट हम कैसे करते हैं, कोई भी कैपेसिटर लगा के हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लीजिए कि पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज आपके क्या होंगे। केवीए रेटिंग, अगर पावर फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो केवीए रेटिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। केवीए रेटिंग अगर ज़्यादा हो गई तो कंडक्टर साइज भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कंडक्टर साइज बढ़ाना पड़ा दैट मीन्स जो कॉपर लॉसेस हैं वो भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको खुद पता है कि अगर लॉसेस ज़्यादा हुए दैट मीन्स आपकी जो इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने कहीं पे भी एनर्जी नहीं सेव की। तो आपको लॉसेस को कम करना है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, और जो कंडक्टर है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें कंडक्टर साइज को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे जैसे आपका इस ग्राफ में ये यहाँ पे देखिए ये पावर फैक्टर है, ये जो है ये रेटिंग है परसेंटेज में, ये है ये आपकी इफ़िशेंसी है। जैसे जैसे हम रेटिंग बढ़ा रहे, कभी भी किसी भी मशीन को हम बिलो रेटिंग नहीं चलाएंगे, मतलब अब जितना अगर हम फुल लोड पे चलाएंगे तो वो आपकी उतनी अच्छी ऑपरेट करेगी। यहाँ पे देखिए आपकी जो इफ़िशेंसी और पावर फैक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जितने मिनिमम लोड पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं आपका पावर फैक्टर भी कम है और उसी के रिस्पेक्ट में इफ़िशेंसी भी कम है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है और इफ़िशेंसी भी आपकी इम्प्रूव हो रही है। ये वाला डायग्राम फुल लोड, पावर फैक्टर और अलग अलग आपकी जो स्पीड है उन पे है। तो यहाँ पे भी ये पावर फैक्टर का आप ग्राफ देख सकते हो। 0.75 पावर फैक्टर है, 0.80, 0.85। तो कम, जितनी कम स्पीड है पावर फैक्टर उतना कम है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे दैट मीन्स स्पीड आपकी स्पीड भी अगर इम्प्रूव हो रही है तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर भी क्या होगा, आपका इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमारी इफ़िशेंसी और पावर फैक्टर अगर दोनों ही इम्प्रूव हो रही है तो इफ़िशेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आप आउटपुट निकालने के लिए जितने भी लॉसेस हैं अगर लॉसेस को कैलकुलेट करते हो तो आपका आउटपुट ईजिली निकल आएगा। हाँ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर। अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या चीज़ होती है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोटर आपकी बेहतर काम करे। तो आजकल हम वैसे भी जहाँ पे भी मोटर यूज़ करते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर ही यूज़ करते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मोटर करती क्या है, वो आपकी कम एनर्जी लेती है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ही उसकी की जाती है वो हम सिलिकॉन स्टील का कोर हमने बनाया हुआ होता है। और यहाँ पे आपकी जो वायर यूज़ करते हैं मतलब जितना भी, अगर आप कम वायर यूज़ करोगे, थिकर वायर यूज़ करोगे तो आपके थिकर वायर से होगा क्या, रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स आपको एनर्जी एफिशिएंट मोटर में आपको एनर्जी को, जितना एनर्जी नॉर्मल मोटर कंज्यूम करती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर आपकी एनर्जी कम लेती है। वो एनर्जी हम कहाँ कहाँ पे बचा सकते हैं, लॉसेस कम करेंगे तो उससे बचेंगे। आपका वायर मतलब जितना ज़्यादा हम जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हीटिंग कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी दैट मीन्स लॉसेस कम होंगे तो आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, थिनर लैमिनेशन यूज़ करते हैं। जो एयर गैप होता है उसको कम रखते हैं। एयर गैप किसके किसके बीच का, स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप हम कम रखते हैं। जो आपके एल्युमिनियम बार्स हैं, जो स्लॉट में आपके एल्युमिनियम बार हैं किसमें, रोटर में, उसको हम क्या करते हैं मतलब कॉपर के कॉपर के जो कंडक्टर्स हैं वो हम किसके यूज़ करेंगे, कॉपर के यूज़ करेंगे।
फ़ैन हैं उनको कम रखेंगे, कूलिंग प्रोसेस अच्छा रखेंगे, वाइब्रेशन जो भी आपकी मशीन में हो रही है उसको कम रखेंगे, जितने भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब को रिड्यूस करके क्या होगा कि आपका जो ऑल ओवर लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे और आपकी मोटर क्या हो जाएगी, एक तरीके की एनर्जी एफिशिएंट मोटर बन जाएगी। यहाँ पे ग्राफ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर का आपकी जो इफ़िशियंसी है वो एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड मोटर आपकी अच्छी है। नेक्स्ट आपका क्या है, मोटर लोडिंग। किस किस तरीके से आप मोटर लोडिंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, ये तो आपका 3 फेज़ का फॉर्मूला ही है, यहाँ से भी आप मोटर लोडिंग निकाल सकते हो। जहाँ पे आपका V जो है V वोल्टेज है, I आपकी PF जो है वो पावर फैक्टर है, √3 आपका 3 फेज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोडिंग फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इस वाले फॉर्मूले को आप देखो तो यहाँ पे क्या है, जो आपका PR है वो इनपुट पावर है एट फुल लोड। PR इनपुट पावर एट फुल लोड, ये किस में है, किलोवाट में है। HP आपका नेम प्लेट पे दिया हुआ होगा, जितने भी हॉर्स पावर की आपकी मोटर होगी। जो आपका NR है, या इसको नीटा बोलते हैं इफ़िशेंसी को डिनोट करने के लिए। तो ये क्या चीज़ है, इफ़िशेंसी एट फुल लोड है, ये भी आपके नेम प्लेट पे दिया हुआ होगा, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला आपका है लोड इज इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई PR। तो ये इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। PI क्या है, 3 फेज़ पावर है, किसमें, किलोवाट में। PR आपका क्या है, इनपुट पावर है एट फुल लोड, ये भी आपका किस में होगा, किलोवाट में होगा। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोटर की लोडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे बेसिक ये नहीं था कि आपको मोटर, टाइप ऑफ मोटर क्या होती हैं, ये सारी चीज़ के लिए बताना, हम एनर्जी किस किस मेथड से सेव कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम लॉसेस को जितना कम करें, इफ़िशेंसी को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और इफ़िशेंसी आपकी, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। दैट मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे, लॉसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी जो मोटर है वो एनर्जी इफ़िशेंट मोटर आपकी बन जाएगी। थैंक यू।